बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य सूर्यगढ़ में महाराज अजय सिंह राज करते थे। उनका राज्य हर तरह से परिपूर्ण था। प्रजा खुश थी। राजा की 2 रानियां थीं, लेकिन अभी तक संतान का ना होना, इस चिंता ने राजा को दिन रात भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसके बाद एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। वहां पे सभी राज दरबारी, गांव के बड़े लोग और मंत्री उपस्थित थे। तभी राजा अजय सिंह अपने दरबारियों से बोले, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म प्रजा का भलाई करना है। मैं हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहता, पर आज मेरा दिल बहुत भारी है। न जाने कितनी बातें अंदर ही अंदर दब गई हैं। उसके बाद सभी दरबारी एक साथ बोले, महाराज, सब कुछ कुशल मंगल है। पूरे राज्य में शांति बनी हुई है। प्रजा सुखी है। अन्न धन की कोई कमी नहीं है। खेत लहलहा रहे हैं। व्यापार फल फूल रहा है। आपके शासन में राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ है। उसके कुछ समय बाद सभा समाप्त हो गई। सभी दरबारी एक एक कर चले गए। अब सभा में सिर्फ राजा और उनका सबसे वफादार मंत्री ही बचे थे। महाराज अजय सिंह का चेहरा मुरझाया हुआ था, मानो भीतर का दर्द अब फूट पड़ेगा। तभी राजा अजय सिंह उदासी भरी आवाज में बोले, मंत्री, सबके सामने तो मैं मौन रहा, पर सच तो ये है कि संतान के बिना ये राज सिंहासन मेरे लिए बेमायने है। हाँ महाराज, प्रजा आपको अपने पिता के समान मानती है। आपके बिना वो अनाथ हो जाएगी। नहीं मंत्री, पुत्र का सुख ही जीवन का आधार है। इतने साल बीत गए पर मेरी गोद सूनी है। यदि मेरे पास अपनी संतान नहीं है तो ये राज सिंहासन, ये वैभव और ये सत्ता मेरे लिए किसी काम की नहीं है। महाराज, धीरज रखें। मैंने सुना है कि नगर से दूर जंगल में एक तपस्वी साधु रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी तपस्या अपार है और उनके आशीर्वाद से निःसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। मंत्री का इतनी बात सुनते ही महाराज अजय सिंह प्रसन्नता भरी आवाज में बोले, क्या सच कह रहे हो मंत्री? क्या सचमुच उनके पास ऐसा वरदान है जिससे मेरे भी पुत्र हो सकते हैं? हाँ महाराज, उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप चाहें तो हम कल ही उनके आश्रम चल सकते हैं। हाँ मंत्री, कल ही मैं उस साधु से मिलूंगा। शायद ईश्वर मेरी पुकार सुन ले। उसके बाद अगली सुबह महाराज अजय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनका घोड़ा घने पेड़ों से भरे रास्ते को पार करते हुए एक शांत आश्रम पहुंचा। वहां एक साधु अपनी तपस्या में लीन बैठे थे और चारों ओर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। महाराधिराज, आपको प्रणाम करते हैं। हे साधु बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके बाद साधु जी अपनी आंखें खोलते हुए बोले, राजन, राजसी दिखावा यहाँ नहीं चलेगा। साधारण मनुष्य की तरह बोलो। गुरुदेव, मेरा हृदय बहुत परेशान है। सालों बीत गए पर मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मनुष्य के कर्म भी संतान के मार्ग में रुकावट बनते हैं। तो क्या मेरे भाग्य का ये ताला कभी नहीं खुलेगा गुरुदेव? क्या मेरी गोद हमेशा सुनी रहेगी? नहीं राजन, तुम्हारे लिए भी एक रास्ता है। इतना कहकर साधु ने पास से एक पोटली निकाले और वो पोटली साधु जी महाराज अजय सिंह को देते हुए बोले, ये पोटली में 2 आम के फल रखे हैं। इन्हें अपनी दोनों रानियों को खिला देना। उसके बाद तुम्हारे महल में खुशियां गूंज उठेंगी। क्या इन्हीं फलों से मुझे संतान की प्राप्ति होगी? हाँ राजन, पर ध्यान रहे, इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ देना। हे गुरुदेव, आपने तो मेरी पीड़ा हर ली। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नहीं राजन, केवल ईश्वर का स्मरण करना। फल देना तुम्हारा काम है, संतान देना उसका। उसके बाद महाराज अजय सिंह ने पोटली को संभाल कर रखा और गहरी श्रद्धा के साथ साधु को प्रणाम किया और साधु जी ने महाराज अजय सिंह को आशीर्वाद दिया। उसके बाद अपने आश्रम की तरफ लौट गए। आश्रम से लौटते समय उनके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान थी। अब उनके मन में आशा का एक नया दीपक जल उठा था। इसके बाद महाराज अजय सिंह धीरे धीरे अपने महल लौट आए। महल पहुंचते ही सबसे पहले अपने पहली रानी के कक्ष की ओर चल दिए। राजा अजय सिंह रानी के कक्ष में पहुंचे ही रानी से बोले, रानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक वरदान लाया हूँ। मैं एक आश्रम गया था। वहां मैं एक साधु बाबा से मिले। उन्होंने आम का फल दिया और बोला, इसे अपने दोनों रानियों को दे देना। ये फल खा लो।
इसे खाने से तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। रानी आश्चर्य से बोली, क्या ये सच में ये फल इतना चमत्कारी है? क्या सच में इसे खाने से संतान की प्राप्ति होगी? हाँ, साधु ने स्वयं दिया है। विश्वास रखो और इसे तुरंत खाओ। तो फिर देर किस बात की, मैं इसे तुरंत खा लेती हूँ। इतना कहकर महाराज अजय सिंह की पहली रानी ने बिना देर किए फल खा लिया और ये सब देखकर राजा के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उसके बाद महाराज अजय सिंह दूसरी रानी के कक्ष में जा पहुँचे और बोले, रानी, तुम्हारे लिए भी ईश्वर का वरदान लाया हूँ। ये लो, ये फल तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलेगा। इतना सुनने के बाद दूसरी रानी बोली, महाराज जरा रुकिए, मैं कुछ काम में लगी हूँ, ये काम खत्म करके खा लूंगी। ये समय साधारण नहीं है, फल को तुरंत खाना होगा। ठीक है, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं हाथ धोकर अभी खा लूंगी। उसके बाद महाराज अजय सिंह ने फल को पलंग पर रख दिया और बाहर चले गए। इसी बीच खिड़की से एक शरारती बंदर भीतर आ गया। उसने पलंग पर रखा फल उठाया, उसे काटा और आधा खाकर छोड़ दिया। उसके बाद रानी पीछे मुड़कर देखती है तो बंदर फल को आधा खा चुका था। फिर बोली, अरे ये क्या कर डाला इस बंदर ने? रानी घबरा गई, परंतु ये सोचकर कि फल बेकार न जाए, उसने वही बचा हुआ आम खा लिया। उसके मन में संदेह और डर दोनों थे, पर उसने विश्वास किया कि शायद ये भी ईश्वर की ही इच्छा होगी। 9 महीने बाद पहले रानी को बच्चा पैदा होता है, जिसे देखकर महाराज अजय सिंह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भगवान का धन्यवाद, अब मेरी वंशावली को आगे बढ़ाने वाला एक उत्तराधिकारी मिल गया है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। सारा दरबार खुशी से झूम उठा। उसके बाद महाराज अजय सिंह ने दूसरे रानी के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि दूसरी रानी की गोद में एक शिशु था, पर उसका चेहरा और हाथ पांव बंदर जैसे थे। रानी रोती हुई बोली, महाराज, ये सब मेरी ही गलती है। मैं फल समय पर नहीं खा पाई, जिसकी वजह से ये सब हो गया। ईश्वर ने मुझे यही सजा दी है। रानी, जो भी हुआ है वो नियति का खेल है। तुम्हारा पुत्र चाहे जैसा भी हो, वो मेरा ही खून है और हमेशा मेरा ही पुत्र रहेगा। देखते देखते कई साल बीत गए। अब राजा के दोनों पुत्र बड़े हो गए थे। महाराज अजय सिंह का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी और मंत्री वहां उपस्थित थे। राजा गहरी सोच में पड़े हुए थे। राजा किस बेटे को बनाए? मेरे बच्चों, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे ये सोचकर चिंता होती है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये प्रश्न सुनते ही वहां उपस्थित राजा की पहली रानी का पुत्र राजकुमार वीरेंद्र आगे आया और बोला, पिताश्री, मैं ही आपका योग्य उत्तराधिकारी हूँ। और तभी वहां पर उपस्थित राजा की दूसरी रानी का पुत्र राजकुमार अर्जुन महाराज अजय सिंह से बोले, पिताश्री, मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी इस राज्य का राजा बनने का योग्य हूँ। राज्य की गद्दी इतनी आसान नहीं है। तुम दोनों को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मैं तुम दोनों को एक एक महल देता हूँ। अब तुम अपने बल, बुद्धि और मेहनत से अपना जीवन चलाओ। जो खुद को योग्य साबित करेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। जाओ बेटो, अपनी राह चुनो। मेरी आत्मा उसी से खुश होगी जो योग्य साबित होगा। इतना कहते ही अचानक महाराज अजय सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली और उनकी जान निकल गई। उसके बाद महल दुख से भर गया। शंख और नगारे मौन हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद दोनों अपने अपने महलों की ओर लौट गए। राज्य की जनता अब देखना चाहती थी कौन योग्य साबित होगा। राजकुमार वीरेंद्र अपने महल में शान, शौकत और घमंड के साथ रहने लगा, जबकि अर्जुन अकेला और अपमानित होकर सोचने लगा, मुझे अब अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। राजा की मृत्यु के बाद दोनों भाई अब साधारण इंसान की तरह हो गए थे। ना कोई शान शौकत, ना कोई दास दासी। अब उन्हें खुद अपनी जिंदगी जीने के लिए रास्ता ढूंढना था। उसके बाद एक दिन राजकुमार वीरेंद्र अपनी माँ से बोले, माँ, मैं बाहर जाकर काम करूँगा। लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ही असली उत्तराधिकारी हूँ। हाँ बेटा, तुम जन्म से ही राजकुमार हो। तुम जहाँ जाओगे सब तुम्हारे आगे झुकेंगे।
दूसरी ओर अर्जुन भी अपनी माँ से जिद करने लगा। माँ, मैं भी भाई के साथ जाऊंगा। मुझे भी मेहनत करनी है। मुझे भी जनता का विश्वास जीतना है। नहीं बेटा, अभी नहीं। राजपथ आसान नहीं होता। वहाँ संघर्ष, थकान और खतरे होते हैं। पहले यहीं रहकर ज्ञान और धैर्य सीखो। समय आने पर तुम भी जनता का विश्वास जीतोगे। अर्जुन की माँ ने उसे बहुत रोका, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वो भी अपने भाई के पीछे पीछे निकल पड़ा। उसके बाद दोनों भाई एक लंबे रास्ते पर साथ चल रहे थे। धूप बहुत तेज थी और उन्हें भूख लगी थी। अचानक उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर मीठे आम लगे थे। तभी राजकुमार वीरेंद्र घमंडपूर्वक बोला, ये आम कौन तोड़ कर देगा? यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। राजकुमार होकर मैं क्यों पेड़ पर चढ़ूं? भाई चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तुझे आम तोड़ कर दूंगा। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़कर अपने भाई को लाकर दिया। उसके बाद राजकुमार वीरेंद्र आम खाते हुए बोला, वाह, यही तो चाहिए था। तू काम का है, कम से कम फल तो खिला दिया। इतना कहकर राजकुमार वीरेंद्र आम खाकर आगे बढ़ गया और अर्जुन कुछ देर वहीं पर रुककर आराम करने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, सूरज सिर पर था। राजकुमार वीरेंद्र को बहुत प्यास लगी थी। तभी राजकुमार वीरेंद्र थके हुए स्वर में बोला, हे भगवान, काश यहाँ कोई होता जो हमें पानी पिलाता। कितना तेज प्यास लगा है। उसके बाद राजकुमार वीरेंद्र इतना कहा ही था, तभी वहां पे अर्जुन आ गया और बोला, भाई, मैं हूं ना। मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। तू उठ, चल कुएं के पास। उसके बाद अर्जुन ने राजकुमार वीरेंद्र को कुएं के पास ले गया और कुएं से पानी पिलाया। राजकुमार वीरेंद्र पानी पीते ही ताज़ा होकर बोला, वाह, अब जान में जान आई। भैया, मुझे भी प्यास लगी है। मुझे भी अब पानी पिला दो। जब बारी आई राजकुमार अर्जुन की, तो राजकुमार वीरेंद्र का चेहरा बदल गया। राजकुमार वीरेंद्र गुस्से में बोला, अब तुझे भी प्यास लगी है? अच्छा, ले कुएं से खुद पी ले। इतना कहकर उसने अपने भाई को धक्का दिया और कुएं में गिरा दिया। उसके बाद राजकुमार वीरेंद्र अपने भाई को कुएं में डालकर आगे बढ़ गया और यहाँ राजकुमार अर्जुन कुएं में संघर्ष करता रह गया। राजकुमार अर्जुन कुएं के अंदर से चिल्लाया, भाई, भाई, मुझे बाहर निकालो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन असहाय होकर मदद के लिए पुकार रहा था। तभी एक धोबी की पत्नी वहां आई और उसकी आवाज सुनकर वो कुएं में झांकते हुए बोली, अरे तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो? तुम तो एक बंदर हो। मैं एक यात्री हूँ बहन। मेरे ही भाई ने धोखे से मुझे यहाँ धकेल दिया। मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। इतना कहकर वो रस्सी और बाल्टी से अर्जुन को बाहर निकालती है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो बहुत गलत है। पता नहीं बहन, ऐसे कैसे कर सकता है? बहन, मुझे अब कहीं जाना नहीं है। क्या मैं तुम्हारे घर रहकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इतना सुनते ही धोबी की पत्नी अर्जुन की सादगी और उसकी हालत पर दया खाकर उसे अपने घर ले जाती है और उनके घर में अर्जुन मन लगाकर काम करता और वो कभी कपड़े उठाता, कभी बच्चे को खिलाता। वो अपनी समझदारी और मेहनत से जल्द ही धोबी और उसके परिवार का प्रिय बन गया। देखो, ये बंदर कितना मेहनती है। ये तो हमारे बेटे से भी ज्यादा काम करता है। अब हमारा काम कितना आसान हो गया है। इसे तो कहीं और जाने ही नहीं देंगे। अर्जुन धोबी के बेटे के साथ रोज खेला करता था, लेकिन एक दिन अचानक खेलते खेलते वो रूठ गया। नहीं, अब मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा जब तक तू मुझे अपने घर का सबसे बड़ा राज नहीं बताता। तभी धोबी के लड़के को लगा, अगर ये अर्जुन नाराज हो गया तो मैं किसके साथ खेलूंगा। धोबी का लड़का तुरंत मासूमियत से सब बता बैठा। इतना सुनते ही अब अर्जुन का चेहरा खेल उठा। वो और भी ज्यादा प्यार से बोला, अच्छा, तो ये बात है। कुछ देर बाद रात हो गई। धोबी और उसके पत्नी सोए हुए थे। अर्जुन ने मौका देखा और वो दबे पांव घर के उस कोने में गया जहां ढेर सारा छुपा हुआ खजाना रखा था। उसने एक एक करके सारे गहने और रुपए निकाले और चालाकी से गधे के मुंह के अंदर डालता चला गया और गधा भी शांति से खाता रहा, मानो वो सब समझ रहा हो। सुबह होते ही अर्जुन ने धोबी और उसकी बीवी से कहा, बहन, मैंने आपका बहुत काम किया। अब मेरी जाने की बारी है।
कृपा करके मुझे यहाँ से विदा कर दीजिए। ठीक है, तू जा सकता है। और हाँ, ये हमारा एक गधा भी साथ ले जा, तेरे काम आएगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और गधे को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। गधे के पेट में अब ढेर सारा खजाना छिपा हुआ था। कुछ देर में वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही अर्जुन की माँ अर्जुन से पूछती है, बेटा, इतने दिन बाहर थे, क्या कमा कर लाए हो? माँ, मेरी कमाई जो है यही गधा है। बेटा, ये तो गधा है, ये क्या कर सकता है? माँ, अब देखो मेरी कमाई। इतना कहकर वो अपनी माँ को और गधे को घर के अंदर ले गया। उसने गधे को डंडा मारा और गधे के पीछे से सोना, चांदी, गहनों की बारिश होने लगी। पूरा घर खजाने से भर गया। हे भगवान, ये तो सचमुच सोने चांदी बरसाने वाला गधा है। देखा माँ, मैं खाली हाथ नहीं आया, ये सब अब हमारा है। कुछ देर बाद गधा लगातार मार खाने और खजाना उगलने से थक गया। अगले ही दिन मार खाने से वो मर गया। बेटा, गधा मर गया, अब क्या करेंगे? माँ, कोई बात नहीं, अब गधे का भी उपयोग होगा। मैं इसका मांस बेचूंगा। इतना कहकर अर्जुन गधे का मांस काटकर ठेला पर लादकर बाजार पहुंच गया और वो आवाज लगाना शुरू कर दिया, आओ आओ, ताज़ा बकरे का मटन लो, मटन ले लो, मटन। उसके बाद गांव वाले दौड़कर आए और बिना शक किए मांस खरीदने लगे। हर टुकड़े के बदले में सोना, चांदी, पैसे और अनाज अर्जुन के पास जमा होते गए। शाम तक पूरे गधे का मांस बिक गया और अर्जुन ढेर सारी दौलत लेकर घर लौटा। उसके बाद बड़े भाई राजकुमार वीरेंद्र को जब पता चला कि गधे से खजाना निकालकर और उसका मांस बेचकर अमीर हो गया है, तो उसका लालच बहुत बढ़ गया। उसके बाद राजकुमार वीरेंद्र अर्जुन के घर आया और राजकुमार वीरेंद्र बोला, भाई, तू इतना अमीर कैसे बना गया? तभी अर्जुन भी मन ही मन बोला, अच्छा, अब इसे मजा चखाने का समय आ गया है। मुझे कुएं में धक्का दिया था ना भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने गधे का मांस बाजार में बेच दिया और सबने बहुत पैसे दिए। गधे का मांस ही असली दौलत है। तभी राजकुमार वीरेंद्र सोचने लगा, गधे का मांस बेचकर अमीर हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं तो उससे भी ज्यादा गधे काटूंगा और ढेर सारा पैसा कमा लूंगा। फिर राजकुमार वीरेंद्र ने बिना सोचे समझे कई गधे खरीदे, उन्हें काटा और मांस ठेला पर लादकर बाजार पहुंचा और वो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, गधे का मांस लो, गधे का मांस लो। उसके बाद ये सुनते ही गांव का एक आदमी बोला, ये पागल हो गया है क्या? गधे का मांस कौन खाता है? हमसे मजाक करता है, गधे का मांस बेचेगा। उसके बाद लोगों ने उसकी टोकरी फेंक दी और गधे का मांस सड़क पर बिखर गया। फिर लोगों ने उसे पकड़कर उसकी बहुत पिटाई की। राजकुमार वीरेंद्र मार खाकर वो रोता गिरता घर लौटा और उसकी सारी चालाकी और लालच धरी की धरी रह गई और घर लौटकर गुस्से में मन ही मन सोचने लगा, अर्जुन ने उसे बेइज्जत किया है, मैं उससे बदला लेकर ही छोड़ूंगा। तभी उसके मन में अर्जुन का घर जला देने की योजना बनाई। मेरे साथ गद्दारी करता है, मैं इसका महल जला दूंगा, रात को सब राख कर दूंगा। रात हो गई। घमंडी राजकुमार वीरेंद्र आया और अर्जुन का घर में आग लगा दिया। घर जलकर पूरी तरह से राख हो गई। अगली सुबह हो गई। अर्जुन जला हुआ घर देखकर रो पड़ा। उसका घर पूरी तरह राख हो गई है। फिर उसके मन में एक योजना आती है। जला हुआ घर के उस राख को एक बोरी में भरकर उसे फेंकने के लिए ले जाने लगा। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, हमें बैठा कर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला भी जा रहा, हमें सहारा दो। रानी अम्मा, हम आपको सहारा नहीं दे सकते, ये हमारा सब सोना चांदी है। अगर हम किसी का साथ देंगे तो ये सोना चांदी राख बन जाएगा। नहीं बेटा, हमें साथ दे दो, तुम्हारा सोना राख नहीं होगा। अगर राख होगा तो तुम इसकी भरपाई करोगी। ठीक है बेटा, कल दूंगी। उसके बाद अर्जुन उस बूढ़ी औरत को बैठाकर चल दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत के घर के सामने पहुंचा और बोला, अम्मा, आपका घर आ गया। ठीक है बेटा, तो हमें यहीं उतार दो, हम उतर जाते हैं।
उसके बाद वो बूढ़ी औरत को उतार देता है। फिर बोरी खोलता है और देखता है कि उसमें राख के जगह पर बोरा सोने चांदी से भर गया है। अर्जुन घबराए हुए सोचने लगा, मैं तो इसमें राख रखा था, ये सोने चांदी में कैसे बदल गया? क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मा, मैं आपसे झूठ बोला था, बोरी में राख ही है, अब ये सोने चांदी में कैसे बदल गया? तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। अरे तुम कौन हो? अभी तो तुम एक बूढ़ी औरत थी, ये अप्सरा में कैसे बदल गई? तभी अप्सरा मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं ईश्वर की भेजी हुई एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, पर तुमने अपने बुद्धिमानी दिखाते हुए ऐसा शर्त रख दिया कि हमें पूरा करना पड़ा। तुमने अपनी बुद्धि से इसे राख को भी सोना कर दिया। तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई भलाई सोचकर ये नहीं किया था। मैं सोचा कि इस राख से भी कुछ पैसा कमा लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी परीक्षा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम अपने बुद्धिमानी से ये राख को सोना किए हो। ठीक है, अब तुम घर जाओ। अर्जुन वहां से चला गया और वो अपने लिए उस सोने चांदी से एक सुंदर महल बनवाया। जब बड़े भाई राजकुमार वीरेंद्र ने अर्जुन का महल देखा तो वो हैरान रह गया और वो मन ही मन बोला, अरे मैंने तो इसका घर जला दिया था, इसने इतना अमीर और आलीशान घर फिर कैसे बना लिया? उसके बाद फिर वो अर्जुन के पास आकर पूछता है, भाई ये सब कैसे हुआ? तुमने हमारा घर जला दिया था, लेकिन देखो अब ये सब सोने में बदल गया। तभी घमंडी राजकुमार वीरेंद्र मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं भी अपना घर जला दूं तो मेरा भी घर महल सोने का बन जाएगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद वो घर जाकर अपने घर में आग लगा देता है। उसका घर जलकर राख हो गया और उसे बदले में सिर्फ राख मिली। ये देखकर घमंडी राजकुमार वीरेंद्र पूरी तरह टूट जाता है और उसके लालच की हार हुई। उसके बाद अर्जुन अपने महल लौट गया और अपनी प्रजा को सारी बात बताया और कहा, मैं इस प्रजा का राजा बनने का योग्य हूँ। अब मैं अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखूंगा। कोई भी गरीब या कमजोर किसी से नहीं डरेंगे। तभी उसका भाई वहां आया। भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था, दोबारा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मेरे लिए यही काफी है, तुझको अपने गलती का एहसास हो गया। और इस तरह अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से विजय रहा। राज्य में खुशहाली फैल गई और सभी लोग संतुष्ट होकर जीवन बिताने लगे और दोनों भाई खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं।